जैसा कि आप जानते हैं कि कल के मेरे टॉपिक में मैंने जो है जनरल एक्सेप्शन के टॉपिक में आपको पढ़ाया था कि सामान्य अपवाद में प्रतिवादी किस तरह से बचाव ले सकता है और कितने ऐसे कौन कौन से बचाव हैं जो वह प्रयोग कर सकता है, किस चीज के लिए, क्षतिपूर्ति से बचने के लिए, वादी को क्षतिपूर्ति देने से बचने के लिए प्रतिवादी कितने तरह के बचाव को प्राप्त कर सकता है। कौन कौन से बचाव आते हैं उसमें मैंने बहुत सारे आपको 5 बता चुका हूं, मैं 6ठा आपको बता रहा हूं। एक जो ये वाला है, ये है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के बारे में बताया गया है कि अधिनियमित प्राधिकार क्या होता है जब एक प्रतिवादी को जो है छूट मिलती है किसी से क्षतिपूर्ति देने से, किसको, वादी को हुई क्षति के एवज में जो क्षतिपूर्ति देनी है उससे बचने के लिए ये एक स्पेशल राइट दिया गया है। किससे दिया गया है? प्रतिवादी को दिया गया है। ठीक है, तो अब होता क्या है, वैधानिक जो है प्राधिकार होता क्या है? वैधानिक प्राधिकार एक ऐसा प्राधिकार है जो विधि द्वारा उस व्यक्ति को जिसने ऐसी क्षति कारित की है उसको विधि द्वारा ऐसा अधिकार दिया गया है। क्या वह व्यक्ति जो ऐसे अधिकार को धारण करता है वह सब पर ऐसे अधिकार को थोप सकता है? यानी कि अगर कोई पुलिस अधिकारी है तो वो क्या किसी व्यक्ति को जबरदस्ती गिरफ्तार कर लेगा? नहीं, तब तक वह नहीं गिरफ्तार कर सकता जब तक उसे विधि अथॉरिटी न देती हो, यानी कि जब तक उसे प्राधिकार न मिला हो किसी को गिरफ्तार करने का तब तक वो गिरफ्तारी नहीं करेगा। या कोई और भी काम है, यानी कि जो सड़क निर्माण का काम है, अगर जब तक सड़क जो पीडब्ल्यूडी होती है वो जब तक वेरीफाइड गवर्नमेंट द्वारा नहीं हो जाती, उनको प्राधिकृत नहीं हो जाती, तब तक पीडब्ल्यूडी वाले किसी गांव में या किसी जो है किसी की भूमि में सड़क का निर्माण नहीं कर सकते। यानी कि जब वो प्राधिकार उन्हें प्राप्त हो जाता है सरकार के द्वारा या विधि द्वारा, तो वो उस प्राधिकार का इस्तेमाल करते हैं और उस सड़क के निर्माण के दौरान अगर किसी व्यक्ति को क्षति होती है और ऐसी क्षति इस प्राधिकार के अंतर्गत होती है तो ऐसी क्षति के लिए कोई मुकदमा या कोई वाद उस पीडब्ल्यूडी के खिलाफ नहीं लाया जा सकता, या ऐसे किसी प्राधिकारी के खिलाफ नहीं लाया जा सकता जो ऐसे अधिकारों का प्रयोग कर रहा है। लेकिन यहाँ शर्त है कि क्या वो मनमाने ढंग से कोई भी इस्तेमाल कर देंगे, कोई भी अधिकार लागू कर देंगे तो क्या वह इसी प्राधिकार के अंतर्गत आएगा? तो हम कह सकते हैं नहीं। केवल जो वैधानिक कृत्य करने के लिए उनको अथॉरिटी दी गई है उसी कृत्य के अंतर्गत ही अगर कार्य करते हैं, उस औपचारिकता को पूरा करते हुए कार्य करते हैं, तभी उनको वादों से जो है मुक्ति मिलेगी, यानी कि तभी उन्हें क्षतिपूर्ति देने के लिए लायबल नहीं ठहराया जाएगा। अन्यथा ऐसे कृत्य जो कि मनमाने ढंग से किए गए होंगे या ऐसे प्राधिकार के उल्लंघन स्वरूप किए गए होंगे तो ऐसे प्राधिकार, ऐसी अथॉरिटी, ऐसे जो वैधानिक विधि द्वारा उन्हें अधिकार दिया गया है उस अधिकार के उल्लंघन के स्वरूप किए गए होंगे तो निश्चित रूप से ये वादी को हुई क्षति के लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। तो मेरा यही कहने का मतलब है, कोई भी कृत्य जब इन्हें विधि द्वारा उन्हें दिया गया होगा या पार्लियामेंट या जो विधानमंडल द्वारा ऐसी कोई अधिकार अगर यदि इन्हें प्रदत्त किया गया है तो वो अधिकारों के अंतर्गत अगर वो कार्य करते हैं और किसी को क्षति पहुंचती है, इस प्राधिकार के अंतर्गत कोई क्षति पहुंचती है और वो प्राधिकार उसी क्षति, वो जो क्षति है इसी प्राधिकार के अंतर्गत यानी कि रही है, तो ऐसे मामलों में इन प्राधिकारियों के खिलाफ कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता और इन्हें किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए दायी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन अगर इसका उल्लंघन करते हुए उस प्राधिकारी ने कृत्य किया है, यानी कि कोई उपेक्षा का कृत्य किया है, तो ऐसे अधिकारी को दोषी सिद्ध किया जा सकता है और उन्हें क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार घोषित किया जा सकता है। कहने का मतलब मेरा यही है कि ये जो काम करेंगे, ये जो ऐसे प्राधिकार होंगे वो 2 चीजों पर होंगे। एक गुड फेथ में होंगे, गुड फेथ में काम करेंगे, गुड फेथ में, और दूसरी बात है कि पब्लिक वेलफेयर में काम करेंगे, पब्लिक वेलफेयर में काम करेंगे।
अगर ये लोक कल्याण की भावना और सद्भावना से किए गए हैं तो निश्चित रूप से इनको मुक्ति मिलेगी। किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए ये जिम्मेदार नहीं ठहराए जा सकते अगर उन्होंने उस कृत्य को गुड फेथ में करते हुए और पब्लिक वेलफेयर में किया है, यानी कि लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने सद्भावना बस अगर कार्य किया है तो ऐसी दशा में वह ऐसे प्राधिकारी दोषी नहीं साबित किए जा सकते। इसमें जो मैंने फैक्ट्स बताए हैं, कई जो है केसेस आपके सामने आए हैं, इसका सीधा सा एक ही सॉल्यूशन है, या इस जो बचाव है ये, यानी कि जो प्रतिवादी को ये मुख्य रूप से बचाव मिला हुआ है, ये प्रतिवादी को बचाव इस अथॉरिटी के अंतर्गत कार्य करने के दौरान ही दिए जाएंगे, उसके बाद नहीं। यानी कि कभी भी उपेक्षित कार्य में ऐसे बचाव को नहीं लाया जा सकता। यानी कि उपेक्षित कार्य अगर किया गया है तो निश्चित रूप से प्रतिवादी क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार होगा। तो कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिसमें ऐसी चीजें देखने को या ऐसे एग्जाम्पल्स मिले हैं, एक आध केस के माध्यम से हम देखते हैं। देखिए, ये जो वैधानिक प्राधिकार होता है, इसमें मैंने दो तरह के प्राधिकार के बारे में बताया। एक पहला मैंने एब्सोल्यूट अथॉरिटी के बारे में बताया। तो एब्सोल्यूट अथॉरिटी क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एब्सोल्यूट अथॉरिटी क्या होती है कि जब पूर्ण रूप से जो है, इसे पूर्ण प्राधिकार कहते हैं। ये पूर्ण प्राधिकार है। पहला पूर्ण प्राधिकार कैसे प्राधिकार होते हैं, जब किसी कृत्य को करने के लिए किसी व्यक्ति को पूर्ण राइट दे दिए जाते हैं कि अगर इस कार्य को करने के दौरान किसी व्यक्ति को क्षति भी हो गई तो किसी प्रकार का कोई जिम्मेदारी किसी भी प्रकार की प्रतिवादी की नहीं होगी। ऐसे अधिकार बहुत कम लोगों को दिए जाते हैं। एब्सोल्यूट राइट बहुत कम लोगों को दिया जाता है। और ऐसे अधिकार तब दिए जाते हैं जैसे अगर मान लीजिए चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि एक स्पेशल जो है इलेक्शन कमीशन को स्पेशल पावर दे दी जाती है कि उसकी शुचिता को बनाए रखने के लिए, उसकी प्योरिटी को जो है बनाए रखने के लिए टास्क फोर्स या जो है रैपिड एक्शन फोर्स लगा दी जाती है कि यहाँ पर कोई ऐसा कृत्य ना हो जो कि चुनाव को जो है दुष्प्रेरित करे या जो है चुनाव में उल्लंघन, कोई भी गलत कृत्य करे या चुनाव के नियमों का उल्लंघन करे। तो ऐसी दशाओं में अगर कोई व्यक्ति जो है ऐसा कृत्य करता है या जो है चुनाव प्रणाली में विघ्न डालता है तो उसके खिलाफ विशेष कार्रवाई की जाती है। तो ऐसे कृत्य स्पेशल, यानी कि उस दौरान आपको जो है यहाँ उस फोर्स को स्पेशल अथॉरिटी दी गई होती है। यानी कि उसमें अगर कोई विघ्न डालता है तो वो अगर जो मारते पीटते जो भी करते हैं वो स्पेशल जो है अथॉरिटी के अंतर्गत आएगा। दूसरा मैंने बताया कि आपको दूसरा जो है परमिसिव अथॉरिटी है। ठीक है, तो परमिसिव अथॉरिटी क्या होती है, यानी कि कंडीशनल अथॉरिटी क्या होती है। कंडीशनल अथॉरिटी क्या होती है, कंडीशनल अथॉरिटी यानी कि जो सशर्त प्राधिकार होता है ये 3 चीजों पर निर्भर होता है। यानी कि उस समय, स्थान और परिस्थिति पर। किस चीज पर, यानी कि समय और स्थान और या जो है समय स्थान के साथ परिस्थितियों पर निर्भर करता है। परिस्थितियों निर्भर करती है। ये मतलब कहने का मतलब है कि उस, जैसे मान लीजिए कहीं डीएम कहीं दौरे पर गए हुए हैं, वहां उनको उम्मीद है कि मतलब वो 2 लोगों का आपसे बहुत विवाद होने वाला है, उनको सुलह समझौते के लिए डीएम साहब गए हुए हैं। तो वहां उन्होंने देखा कि वहां तो भाई लाठीचार्ज होने की ऐसी स्थिति आ गई है कि वहां दंगा हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, समय और परिस्थिति को देखते हुए तुरंत उन्होंने क्या कहा, लाठीचार्ज कर दो। ऐसे जो कंडीशन, ऐसे प्राधिकार जो दिए गए होते हैं, ये प्राधिकार जो है कंडीशनल अथॉरिटी में आते हैं।
यानी कि उनको ऐसा अधिकार दिया गया होता है कि वह समय और परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को उसके वहां पर जो है एडजस्ट करें, वो उसी हिसाब से अपने इस प्राधिकार का जो है प्रयोग करें। तो ये जो मतलब यहाँ तो कोई भी वाद होगा ही नहीं, ऐसे इसमें तो कहीं वाद होना ही जो है नहीं होगा, यानी कि किसी भी दशा में यहाँ वाद एब्सोल्यूट अथॉरिटी में कोई वाद नहीं दायर होगा। लेकिन यहाँ कंडीशनल जो अथॉरिटी होती है इसके खिलाफ कभी कभी वाद दायर भी हो जाता है। कब दायर हो जाता है कि जब जो है यहाँ पर ऐसे प्राधिकार का, ऐसी अथॉरिटी का दुरुपयोग किया गया हो। दुरुपयोग मैंने आपको बताया कि दो दशाओं से तीसरी दशा जैसे ही लगेगी तुरंत ही हो जाएगा। जब वो पब्लिक वेलफेयर के लिए अगर ये प्रयोग किया जा रहा है, पब्लिक वेलफेयर में अगर इस अधिकार का प्रयोग किया गया है तो कभी भी वाद दायर नहीं होगा। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए ऐसे अधिकारों का जो कि डीएम ने प्रयोग किया है, ऐसा अधिकार अगर गुड फेथ में किया गया है, यानी कि सद्भावना बस किया गया है, तो भी ऐसे मामलों में ऐसे प्राधिकारी के खिलाफ कोई वाद दायर नहीं किया जा सकता। तो ये जो दोनों मतलब प्रकार बताए गए हैं स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के, ये आपको हमारे ख्याल से आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगला हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, आप बहुत अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। केसेस के माध्यम से हम देखते हैं, केसेस के माध्यम से देखते हैं तो उसमें हम देखेंगे जो पहला केस आया था वो बाघन बनाम टफ रेल कंपनी का आया था। पहला केस आया था बाघन वर्सेस टफ रेल कंपनी। ये जो केस था ये 1860 का मामला था। इस मामले में 1860 का केस था। इस मामले में क्या हुआ था कि इसका जो फैक्ट आप केस देखते हैं हम, तो इसके फैक्ट में क्या था कि एक रेल कंपनी थी, वो रेल जंगल से जो है रेल जो है पटरी बिछाने के बाद रेल अपनी चलाती थी, कंपनी थी। तो उसकी जो रेल थी वो जो वादी था, ये जो जंगल था वो वादी का था, यानी कि इस बाघन जी का जंगल था, उसमें से रेल जो है बीच में से गुजरती थी। एक दिन क्या हुआ कि वादी के जंगल में जो है इस रेल के चलने से जो चिंगारी निकलती है उससे इसके जंगल में आग लग गई और इसका जंगल जल गया, मतलब कुछ नुकसान हुआ, कुछ जंगल का कुछ भाग जल गया। तो ऐसी दशा में इन्होंने इस रेल कंपनी पर जो है मुकदमा दायर किया कि महोदय इन्होंने लापरवाही करी, जिसकी वजह से जो ट्रेन से चिंगारी निकली और चिंगारी की वजह से हमारे जंगल में आग लग गई और इसका 1/4 भाग जो है लगभग जल गया और इससे मुझे बहुत अपूर्ण क्षति हुई। तो कोर्ट ने कहा कि बात तो आपकी सही है, लेकिन जो ये रेल कंपनी है इसने क्या हुआ है, इसने प्राधिकार ले लिया है किस चीज का, उस जंगल के बीच से रेल के चलने का। तो यानी कि ये प्राधिकार रखती है जंगल के बीच से गुजरने का। तो ऐसी दशाओं में जब ये माना जा सकता है कि आसपास अगर कोई मतलब जो है अगर इससे प्रभावित कोई चीजें होती हैं तब भी वो जो है मतलब मान लिया जाता है कि ये इसका विशेष राइट था उस जंगल से निकलने का, चूंकि बिछी थी पटरी। तो ऐसी दशाओं में आसपास की जो मतलब जो है अगर छोटी मोटी घटनाएं भी घटती थी तो इसके प्राधिकार के अंतर्गत आती हैं और इस प्रकार से वादी जो है किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं प्राप्त कर सकता। उन्होंने कहा ये एक जो इसको अथॉरिटी दी गई है वो एक जो है लीगल अथॉरिटी दी हुई है, यानी कि एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी दी हुई है और इस वजह से कंपनी
किसी भी प्रकार से वादी को क्षतिपूर्ति देने के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगला एक और था हैमर स्मिथ रेल कंपनी वर्सेस ब्रांड का। दूसरा केस था हैमर स्मिथ रेल कंपनी वर्सेस ब्रांड। ये केस था 1869 का केस था, 1869 का केस था। इस केस में भी सेम ऐसे ही था कि जब जो है इस केस में कंपनी जो ये कंपनी थी, रेल कंपनी जो है रेल चलाती थी और बगल में उसका जो है सेब का एक बगीचा होता है। तो उसमें क्या होता है, जो वादी होता है, यानी कि इसमें तो प्रतिवादी बांड को बनाया गया है, चूंकि बांड ही उस पूर्व की कोर्ट में जो है प्रतिवादी वादी था। तो वादी ने ये कहा कि जो ये रेल बीच से उसके गुजरती है, उसके बीच से गुजरती है, तो वो जो है उससे उसके जो उसने फल के वृक्ष लगा रखे हैं, उसके फल जो है पीले पड़ रहे हैं, यानी कि वो दाग उस पे हो जा रहा है। इस रेलगाड़ी के चलने की वजह से, इसके धुएं की वजह से मेरे फल के पौधों के फल जो हैं, यानी कि मेरे जो फलों का बगीचा है उसके जो फल हैं वो दागदार हो जा रहे हैं, यानी कि उसकी जो कीमत है वो मार्केट में कम होती जा रही है। ऐसी दशा में महोदय इस कंपनी के द्वारा हमें क्षति हुई है और इस रेलवे कंपनी से मुझे क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। तो कोर्ट ने कहा देखिए, ये जो रेलवे का जो है अथॉरिटी दी गई है उस आपके बीच से गुजरने के लिए, ये वैधानिक प्राधिकार के अंतर्गत आती है और ये मान के चलिए इससे जो उत्पन्न होने वाले धूल या शोर या ऐसी और बहुत सारी चीजें हैं, तो यानी कि धुएं वगैरह से अगर कोई किसी को नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए कभी भी प्रतिवादी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, यानी कि रेल कंपनी को किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं ठहराया कोर्ट ने। एक और केस आपका तीसरा केस है स्मिथ वर्सेस लंदन एंड तीसरा केस है स्मिथ वर्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, स्मिथ वर्सेस लंदन साउथ वेस्टर्न कंपनी लिमिटेड कंपनी। साउथ वेस्टर्न कंपनी। ये 1870 का मामला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आपको मतलब और भी कई जगह ये आपको मिलेगा, वहां आप जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 74 में पढ़ेंगे अपर निर्धारित क्षतिपूर्ति, तो वहां भी ये केस आया हुआ है, आप देखेंगे वहां इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है 1872 के जो सेक्शन नंबर 74 है, तो उसमें भी ये केस आया हुआ है अपर निर्धारित क्षतिपूर्ति के मामले में। इसको मतलब अच्छा केस माना गया वहां भी। तो इस केस में क्या होता है कि जो एक रेलवे कंपनी होती है, रेल उसकी जो पटरियां होती हैं जो वादी के जो है झोपड़ी के बगल से गुजर के जाती हैं, तो और बीच में जंगल भी पड़ता है थोड़ा सा। तो क्या होता है कि इस केस में जो है इस केस में ये होता है कि जो ट्रेन चलती है तो उसमें से चिंगारियां निकलती हैं। तो लेकिन जो रेलवे कंपनी के कर्मचारियों ने क्या किया कि पटरी के किनारे किनारे कुछ कटीली झाड़ियां उगी थी और घास उगे थे, उसको क्या किया उन्होंने काट करके उसको किनारे रख दिया और उसका ढेर इकट्ठा हो गया और काफी दिनों तक घास का जो ढेर था सूख गया। और सूखने की वजह से जब जैसे ही ट्रेन गुजरी और ट्रेन गुजरने के बाद जो है चिंगारी निकली और उसी जो ढेर था कूड़े का या जो कह सकते हैं आप जो घास का सूखा हुआ घास का ढेर था उसमें चिंगारी लग जाती है और वो जो है चिंगारी लगने की वजह से आग लग जाती है और आग लगने की
धीरे धीरे आग फैल करके उस वादी की झोपड़ी तक पहुंच जाती है, और वादी की झोपड़ी तक पहुंचने से क्या होता है कि वादी की झोपड़ी जल जाती है। तो ऐसी दशा में कोर्ट ने यहाँ लापरवाही माना, यहाँ कोर्ट ने माना कि जो कंपनी, जो रेलवे कंपनी है, उसके कर्मचारियों ने वहां जो कूड़े का ढेर था या जो है कूड़े का ढेर था उसे जो है मतलब इकट्ठा करके उन्होंने लापरवाही करी, इस वजह से। एक और अंतिम केस है, आपको मैं एक और केस बता दे रहा हूं। आखिरी केस है मेट्रोपॉलिटन असाइलम डिस्ट्रिक्ट वर्सेस हिल। मेट्रोपॉलिटन असाइलम डिस्ट्रिक्ट वर्सेस असाइलम वर्सेस हिल 1881 का केस है ये आपका। इसका जो मैंने ये चौथे केस में इसका अपवाद बचा, ये दो केसेस अपवाद के स्वरूप में दिए गए हैं, स्टेटरी अथॉरिटी के जो एक्सेप्शन के रूप में है, यानी कि किन दशाओं में किसी विधिक, किसी प्राधिकारी को अपवाद का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस वाद में ये हुआ था कि एक प्राधिकारी को एक गांव में चेचक का अस्पताल बनाने की अथॉरिटी दी गई थी। तो जब वो चेचक का अस्पताल बनाने के लिए उस गांव में गया और काम निर्माण शुरू कर दिया उसने, तो ऐसी दशाओं में वहां के निवासियों ने कहा कि महोदय, अगर ये अस्पताल बन गया तो हमारे गांव में चेचक फैल जाएगा, और इसलिए इस अस्पताल को बनाने से यहाँ रोका जाए। उनके इस बात को लेकर के जो अधिकारी था वो कोर्ट में वाद दायर कर देता है कि महोदय, मुझे ये प्राधिकार मिला हुआ है कि मैं इस गांव में ही जो है अपना अस्पताल खोलूं। तो ऐसी दशा में कोर्ट ने कहा, देखिए, जहां दो बातें होती हैं, मैंने बताया आपको कि पहला कि पब्लिक वेलफेयर की बात हो रही है, तो ऐसी दशा में जबकि वहां के गांव के निवासियों को यह डर है कि ऐसा चेचक का रोग हमारे गांव में फैल जाएगा, तो यानी कि आप अगर चेचक के अस्पताल को यहाँ बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहां के लोगों में भय उत्पन्न हो रहा है। तो पब्लिक वेलफेयर के लिए ऐसे अधिकार को आपको करने की अथॉरिटी नहीं मिलनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जो है प्राधिकारी का जो अधिकार है वो उचित नहीं है, और मैं उसके जो है अधिकारों पर स्टे लगाती हूँ। इस तरह से कोर्ट ने उसको उस अस्पताल को बनने के लिए रोक दिया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।